अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से बुझती थी हुकूमत से बाहर रह के, वो आज आपने कल कुछ तस्वीरें भी देखी कि अब तो वो एक उंगली खड़ी करते हैं, पता नहीं अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं या एक ही बर्गर मांग रहे हैं। और ये वही लोग थे जिनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पतीले और देजके और चमचे और कड़छे साथ लेके जाते थे उन पतीलों और देजकों को मरी तक। तो जब अपना पैसा होता है तो उस टाइम एक उंगली खड़ी होती है, और जब अपना पैसा नहीं होता तो इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पता है कि वज़ीर आज़म हाउस, जिसमें अब 4 इंटरव्यू 3 हुए हैं, तो सारे दोस्त ये एतराज़ कर रहे थे कि चाय का कप भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे हर रोज़ सुबह कैसे खाबे जो हैं वो खोले जाते थे। एनीवेज़, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने 2 बुनियादी चीज़ें रखना चाहता हूँ। नंबर 1 तो मैं रखना चाहता हूँ कि ये जो आज ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है, इनका माजी क्या है, ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और क्या करते रहे हैं, और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये रखूँगा कि हमने 2 साल में क्या किया जिसकी वजह से इन्हें 5 APCs करनी पड़ गई। हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारी का मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। देखिए, 2-3 चीज़ें तो जहन में रखनी है आपने कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत दफ़ा कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कौन कौन चोर है, बल्कि वो जो लिस्ट निकाली वो ऐसे लग रहा है जैसे थाने ने मतलूबा लोगों की लिस्ट निकाली होती है। उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चोर होता है उसका नाम ऊपर रखा जाता है। इसी तरह से जो जा रहे हैं APC में, अगर आप देखें तो वो अपने कद के हिसाब से, चोरी के कद के हिसाब से भी बड़े हैं। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की वो करप्ट अशराफिया का गठजोड़ है आज, जिन्होंने कभी आम पब्लिक के राइट्स जो हैं उनको ऊपर नहीं होने दिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि नौज़ायदा सियासी लीडर बिलावल भुट्टो, जिनकी चंद सीटें भी पंजाब में नहीं हैं, चंद सीटें भी नहीं हैं, लेकिन आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो शरीफ फैमिली जो किसी ज़माने में शायद अपने आप को फ़िरौन समझते थे इस खत्ते के, जो समझते थे कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60-65% है, वहाँ पे और किसी का नाम तक नहीं है, दूसरी पार्टियों का मजाक उड़ाते थे, आज बमा अहलो अयाल चचा भतीजी KFC के बर्गर खाते हुए, रस्तों में खड़े होके एक एक उंगली ऊपर करते हुए, सब बिलावल भुट्टो की बारगाह में हाजिर हैं। आज अपनी पूरी पार्टी लेकर वहाँ हाजिर हैं। मांग क्या रहे हैं? NRO। 34 बार 34 शिकें देके जो FATF का कानून, काला कानून, जिसको ये कहते रहे कि ये हमारे ख़िलाफ़ काला कानून है, जो पाकिस्तान के लिए तो ग्रीन है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम को अंधेरे की बजाय रोशनी में लेके जाना था। मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरी दुनिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ज़्यादातर मुल्कों में, महज़ब मुल्कों में, उसको ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं चाहते थे, पुलिस की दस्तंदाजी नहीं चाहते थे। उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं चाहते थे। आपको कुछ स्टेटमेंट्स इनकी पहले एक दूसरे के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये करते क्या रहे हैं इस पैसे के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ इनको असल में इतना मसला क्यों था? मनी लॉन्ड्रिंग इनका इतना इशू क्या है? ये क्या उल्फत मगुल साहब का इशू है? ये शहबाज गिल का इशू है? ये ज़ीशान बख्श का इशू है? ये आम लोगों का इशू नहीं है। अगर आपका कोई भाई भतीजा सऊदी अरब में है, दुबई में है, और वो चंद हज़ार रियाल भेजता है, तो आप तो डंके की चोट पे प्रूव कर सकते हैं वो कहाँ से उसने कमाए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो 2 ही लोगों का इशू है, या स्मगलरों का हो सकता है या करप्ट लोगों का हो सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से इन्हें इशू रहा पिछला पूरे 3-4 महीने कि FATF का कानून पास नहीं होने देना। उससे पहले आते हैं 2 अक्टूबर 2011, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ओ जरदारी, अगयार के आगे ये झूठा है, अगयार से भीख मांगता है। उसके बाद उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में बैठे अली बाबा और 40 चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। ये 2011 में कहते थे। आज उसी इस्लामाबाद में उसी अली बाबा और 40 चोर के घर पे हाजिर हो रहे हैं। आज उनको कह रहे हैं 41वां चोर मुझे भी बना ले मेहरबानी करके, क्योंकि दौड़ क्या है कि 41वें पे कहीं भतीजी मरियम साहबा ना बैठ जाए कुर्सी पे। दरमियान में दौड़ लगी हुई है। वो लिस्ट इशू करती हैं
ये लिस्ट कैंसिल कर देते हैं उन लोगों की, फिर ये नई लिस्ट इशू करते हैं। तो आज दौड़ शहबाज शरीफ साहब की है कि 41वें चोर की कुर्सी पे किसने बैठना है उनके साथ। सब जानते हैं ये कि डाका जनी में सदर जरदारी का कोई अगर किसी दुनिया में किसी को इनाम मिल सकता है तो मेरा ख्याल है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं, उनका मुकाबला नहीं होगा। हाँ, ठगी, चोर बाजारी, झूठ में मुकाबला हो तो फिर शरीफ ख़ानदान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 3 मई 2013 में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया नवाज शरीफ ने। क्या इस तरह लोग गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? ये जरदारी साहब ने कहा, ये बिलावल ने कहा, माफ़ कीजिएगा। 6 अप्रैल 2017, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा क्यों हो रही है? 7 अक्टूबर 2017, जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली इन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। ये सदर जरदारी कह रहे हैं उस टाइम के। मौलवी जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ज़ियाउल हक से आपको सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, फ़िक्री इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो कई दफ़ा समझ नहीं आती इनके साथ अपना नाम कैसे मिलाते हैं। कम से कम फाइनेंशियल करप्शन का तो उन पर भी इल्ज़ाम नहीं है। फ़िक्री उनके साथ मुझे भी कई इख्तलाफात हैं, स्ट्रेटजिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये अपने नाम एक दूसरे के साथ पता नहीं कैसे मिलाते हैं उनका। इस लूट मार एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमाओं का जो नज़रिया है वो बुनियादी तौर पर झूठ पर है। सियासत झूठ, सबूत झूठ, गवाह झूठ, कतरी लेटर झूठ, कैलबरी फॉन्ट्स झूठ, बीमारी झूठ, बहाना झूठ, लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगें तो उसका आगे से जो जवाज़ है वो झूठ, और झूठ पे जद्दा भागना, झूठ पे 5 साल का एग्रीमेंट करना, 5 का कहना और 10 का एग्रीमेंट करना, दोनों ना मानना। उसके बाद जब वहाँ से प्रिंस ने आकर दिखाया वो लेटर हरेरी साहब के बेटे ने, तो उसके बाद समझ आई कि हाँ जी ये किया हुआ था एग्रीमेंट, वो भी झूठ। अगर हिसाब मांगे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ज़ाती फ़वाइद और माल बटोरने वाले कभी कौमी मफाद की तरफ नहीं जा सकते। ये सारी दुनिया को यहाँ हैं, दुबई टावर से लेके लंदन के फ़्लैटों तक, और वो तमाम मालियत जो सरे महल के पैसों से लेके किसी ने न्यूयॉर्क के डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं इसलिए मैं अदालत में नहीं आ सकता, वो तमाम चीज़ें आज आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं जो शरीफ फैमिली के बड़े बड़े केसेस हैं आपके सामने, कि यहाँ इस हालत तक इन्हें बिलावल के दर पर जाना क्यों पड़ा। आज ये बिमा अहलो अयाल वहाँ पर हाथ जोड़कर क्यों बैठे हैं? 2 सालों में 5वीं APC है क्यों? इन्हें क्यों इमरान खान से इतना खौफ है? इमरान खान ने तो इनके किसी बंदे के ऊपर जाली पर्चा करवा के अंदर करवा के तशद्दुद नहीं करवाया। इमरान खान की हुकूमत में तो कोई फ़याज़ टुंडा नहीं है, कोई नवीद सईद नहीं है, कोई आबद बॉक्सर नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट अभी तक जाली पुलिस मुकाबलों में नहीं मरवाया गया। फिर खौफ किस चीज़ का है? खुद तो ये सब कुछ करते रहें। खौफ है अकाउंटेबिलिटी का। किन चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी का? अल अजीज़िया रेफरेंस, नवाज शरीफ साहब ने बच्चों के नाम पर 16 ऑफशोर कंपनियां बनाई, $4.2 मिलियन की सरमायाकारी की। अल अजीज़िया रेफरेंस में इन्हें 7 साल कैद मिली और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर ये फाइज नहीं हो सकते, ये सज़ा मिली। फ्लैगशिप रेफरेंस, जिसमें इनको नाअहल करार दिया गया सारी ज़िंदगी के लिए, नवाज शरीफ साहब को इन पर ठप्पा लगाया गया कि ये नाअहल, करप्ट और झूठे हैं। और एवन फील्ड रेफरेंसेस, जिसमें शरीफ ख़ानदानों से उनके फ़्लैटों का हिसाब मांगा गया, जवाब में दिए गए कतरी ख़त वो भी झूठे। वो कतर के भी जो शहजादे थे उन्होंने भी खुदा की पनाह मांगी इनसे। और उसके साथ कैलबरी फॉन्ट मीन पाकिस्तान को इन्होंने पूरी दुनिया में जो इज़्ज़त बख्शी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और किसी वजह से जाना जाए या ना जाना जाए, इस फ्रॉड की वजह से गूगल करें तो वो नाम आएगा कैलबरी फॉन्ट की वजह से मोहतरमा का। इसी के साथ साथ जो चौधरी शुगर मिल्स में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़ानदान मुलव्वस है, 410 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग है। शहबाज शरीफ साहब के अगर असासाजात देखें तो 1998 से साल 2018 तक ये तकरीबन 500 से 550 अरब रुपए के असासे इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि बढ़ गए। इनकी अपनी जो वेल्थ है वो 85% उसमें बढ़ोतरी आई। ये दुनिया में कौन सा बिजनेस करते हैं? आपने टैक्स भी देना होता है,
जो एक रेलेवेंट शरह मुनाफा है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, वो अगर 15% हो तो दुनिया में पूरा बिजनेस समझता है ये बहुत अच्छा शरह मुनाफा है। ये कौन सा बिजनेस करते रहे कि इनके इस तरीके से हज़ारों % जो हैं वो असासजात बढ़ गए, वो सबको पता है। जैसे रमज़ान शुगर मिल में 3 से 3.5 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिस पर ये आपके सामने अदालतों में पेश हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आशियाना हाउसिंग स्कीम, नाला जो बनवाया उसके ऊपर अवाम का कितना पैसा खर्च किया वो आपके सामने है। इसहाक डार करप्शन आपके सामने, किस तरह उन्होंने 831 मिलियन रुपए के असासे जो मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने 91% बढ़ाए। बड़ा गुस्सा करते हैं वो, लेकिन क्या वो बता दें कि वाकई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनका मर्सिडीज़ का शोरूम था या नहीं था, इसका जवाब दे दें। वो सारे लाहौर को पता है, आप में से बहुत सारे लोग लाहौर में रहने वाले हैं। जब मैं पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था, आपको मेरी औकात का पता था। अगर 10 साल बाद मेरी औकात कई गुना चेंज हो जाएगी तो सवाल तो आप पूछेंगे। अगर यही वाली घड़ी मैंने नहीं पहनी होगी 10 साल बाद, इससे 10 गुना महंगी पहनी होगी, तो आप सवाल तो पूछेंगे कि ये कहाँ से आई है। तो सवाल तो बनते हैं लोगों के, आप इस तरीके से लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते। शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो आपके सामने हैं, 100 मुकदमात हैं माफ़ कीजिएगा करप्शन के। लेकिन जो चीदा मुकदमात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज की APC करने की नौबत आ रही है कि किसी तरीके से हमें NRO मिले। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जरदारी फैमिली है, बिलावल साहब हैं, आसफ जरदारी साहब के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स के लिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। ये को 35 करोड़ 35 लाख की बातें नहीं है, यहाँ 35 अरब। बिलावल भुट्टो जरदारी ओपल 225 केसेस हैं, 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। डॉक्टर आसम पे 462 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन। शर्जील मेमन पे 5 अरब, आगा सराज दरानी पे 1 अरब 61 करोड़, ओमनी ग्रुप अनवर मजीद पे 42 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, खुर्शीद शाह पे 500 अरब के गैर कानूनी असासे। ये हैं वो 2 ग्रुप जो आज मिल रहे हैं। और जो तीसरा ग्रुप मिल रहा है इनको, वो रेंट ए क्राउड जो ऑफ़र करते हैं। छोटे बच्चे जो दीनी तालीम माँ बाप लेने भेजते हैं, जो अपनी तरफ से एक नेकी के काम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उन्हें अपने सियासी अज़ाइम के लिए मौलाना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको ये रेंट ए क्राउड के लिए लेते हैं। अब हम दूसरे मरहले की तरफ आते हैं, और वो मरहला है कि हमने क्या किया इन 2 सालों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया। जब हमें हुकूमत मिली तो पहले ही साल 31 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, जिसमें से 11 अरब डॉलर कर्ज़े की किस्त वापस करनी थी, इनका लिया हुआ कर्ज़ा। ये बार बार आपको टेलीविज़न पे एक बात कहते हैं कि जो कर्ज़ा हमने लिया, इन्होंने 2 सालों में इतना कर्ज़ा ले लिया। आम आवाम क्योंकि भोली होती है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का कर्ज़ा लेते हैं, वो पहले साल उसके ऊपर 16% या 15% या 20% सूद लगता है, तो वो साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा। अगले साल 1,20,000 के ऊपर सूद लगेगा, तो फिर वो और हो जाएगा। तो जब आप कर्ज़े ज़्यादा ले लेते तो हर साल वो बढ़ते हैं। हमने तो कोई नया कर्ज़ा नहीं लिया, जो कर्ज़ा लिया वो इन्हीं के लिए हुए कर्ज़े वापस करने के लिए लिया और उससे वापस किया। जो हमारे इनफ्लोज़ हैं और जो हमारे आउटफ्लोज़ हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो वो वही हैं। अगर कहीं पे 10 अरब डॉलर आ रहा है तो 10 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा जा रहा है वापस, इन्हीं की किस्तें पे कर रहे हैं जो इन्होंने डेड प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें से पैसा खाने के लिए। उसके साथ साथ 20 अरब डॉलर जो था वो आपके सामने करंट अकाउंट खसारा था। तो ये मिला के 31 अरब रुपए, बहुत ही मुश्किल हालात थे, मुल्क तकरीबन दिवालिया था। प्राइम मिनिस्टर ने शबो रोज़ मेहनत करके, बहुत सारे दोस्त कहते हैं पहले 1 साल में आपकी पॉलिसी वाज़े नहीं थी। और भाई पहला 1 साल तो पता नहीं था कि मुल्क आगे बढ़ेगा कैसे, जो ये हाल करके गए थे। पूरा साल इसी चक्कर में लग गया कि इकॉनमी किसी तरह से ठीक करें, उसमें से निकलें तो कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो इन्होंने ये सोचा कि अब दाव लग गया हमारा। आपके सामने एक साहब वहाँ से मास्क पहन के तशरीफ़ लाए और वो कंप्यूटर पे भी मास्क पहनते थे। उनको लगा कोविड के चक्कर में मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे यहाँ बहुत सारी अमवात होंगी, ये एक ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आएगा, और उसके साथ साथ हम एक्सप्लॉइट करेंगे इकॉनमी को भी,
और उसके बाद मेरी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आप एक बात याद रखिएगा कि जो क्रिमिनल होता है वो कैओस चाहता है, कैओस में उसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म होगी। वो हर बुरा काम मुल्क में चाहेगा ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी से नज़र हट जाए। इस वजह से ये वापस आए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आप सब दोस्तों की क़यादत में, पाकिस्तान की क़यादत में अल्लाह को कुछ और मंजूर था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने दो काम किए। एक तो पाकिस्तान की हुकूमत अपने गरीब के साथ खड़ी हुई। मुझे पता है आपके जो दोस्त स्टूडियोज़ में बैठे हुए थे और आपके मालकान थे, उनमें से बहुत सारों की स्ट्रेटजी और थी कि मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। तब भी आप में से बहुत सारे जो ग्राउंड पे लोग थे वो ये सोचते थे कि दिहाड़ीदार मर जाएगा, जिसकी छोटी तनख्वाह उसको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। सो जो गरीब था वो चक्की चलने देना चाहता था अपनी, प्राइम मिनिस्टर उसके साथ खड़े हुए। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फैसला किया कि मेरी कौम का, मुझे पता है हमारी कौम जब मज़हब का मामला आता है तो बहुत ही सादतमंद हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्कों ने मस्जिदें बंद की। ये आप सबको फ़ख्र की बात है, ये अल्लाह ने सादत दी, आपको भी दी, सिर्फ हुकूमत को नहीं दी, मिल के दी। अगर आप सारे परहेज़ ना करते तो हुकूमत ये ना कर सकती। इसमें क्रेडिट आप सबको जाता है, पूरी कौम को। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने मस्जिदें, अल्लाह के घर बंद नहीं किए। वहाँ जाकर हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने हम पे करम किया। आज कोविड की जो सक्सेस है वो पूरी दुनिया मानती है। नहीं मानती तो ये वो करप्ट अशराफिया नहीं मानती, डिठाई के साथ, जो उस टाइम लगातार कहते रहे, लगातार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। यहाँ तक कहा इन पे FIR करवा दें कि ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे। आपको याद है क्या कुछ नहीं किया गया, क्या प्रोपेगेंडे नहीं किए गए। और आज हकीकत क्या है, वो बिलावल जरदारी जो सीधी उर्दू नहीं बोल सकते और लेकिन उन्होंने हुकूमत यहाँ करनी है, उनके सिंध में जहाँ उन्होंने सख्त तरीन लॉकडाउन करना था, वो चीफ मिनिस्टर शाह साहब जिन्होंने ये कहा बड़ी डिठाई से कि उन्होंने गुर्बत से किसी को मरते नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो उस बच्चे की वीडियो देख लें जो पानी में खड़ा कल बना रहा है, जिसका मुर्गा मर गया क्योंकि आपने उसे किसी किस्म की इमदाद नहीं दी। हाँ माफ़ कीजिएगा, हाँ ये बात सच है कि आप फिर हंसेंगे जब प्राइम मिनिस्टर मुर्गे की बात करेंगे, कट्टे की बात करेंगे, कैटल फील्ड की बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, क्योंकि आपको क्या, आपकी तो तिजोरियाँ भरी हुई हैं। उस बच्चे के आंसू देखें तो आपको समझ आएगा कि एक मुर्गा एक गरीब आदमी के लिए कितना ज़रूरी है। गांव में किसी की भैंस मरे तो वो पूरा ख़ानदान 15-15 दिन रोता है। ये किसी गांव के बंदे से पूछ लें आप। लोग अफसोस करने जाते हैं भैंस मरने का उनके पास, जैसे कि किसी खुदा न खास्ता इंसान की मौत ना हो गई हो। क्यों? क्योंकि वो उनका असासा है, उसी से उनका पेट भरता है। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि इनकी माइशत कट्टों से शुरू होती है, भैंसों से शुरू होती है। जब वही बात बिल गेट्स कहता है तो फिर समझ आती है। जब वही बात पूरी दुनिया की रिसर्च के इदारे कहते हैं कि गुर्बत सबसे तेज़ी से ख़त्म होती है जब आप आम आदमी के हाथ में कोई छोटा असासा देते हैं। वो कोई भैंस बकरी भी हो सकती है, कोई चिंची हो सकता है, कोई साइकिल हो सकता है, जो हम एहसास प्रोग्राम में कर रहे हैं। तो कोविड अल्लाह का शुक्र है पहली सक्सेस है। ये अल्लाह के करम और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुस्तकिल मजाजी, और जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लर्न किया कि प्रेशर में कैसे खेलना है, प्रेशर में फ़ैसले क्यों नहीं बदलने। जैसे आप पे भी प्रेशर होता होगा कई दफ़ा कि आपने खबर सही देनी है और गलत। जो रिपोर्टर आप में प्रेशर सस्टेन कर जाते हैं वो आगे निकलते हैं, जो सस्टेन नहीं करते और प्रेशर की सिमत बह जाते हैं उनका फिर कोई नाम लेवा भी नहीं होता। तो प्रेशर में जब लीडर रुकता है तो फिर आपके सामने अल्लाह लीडर भी अच्छा प्रोवाइड करे और कौम भी साथ मिलके अल्लाह से दुआ करे तो वो नतीजे आते हैं जो कोविड में आए और किसी को पता नहीं क्या आया। दुनिया में साइंस किसी तरह प्रूव नहीं कर सकती जो हमारे मुल्क में अल्लाह ने करम किया हुआ है कि हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। पहली ये चीज़, एहसास प्रोग्राम, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्राम रन नहीं हुआ जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये देखे बगैर कि वो शख्स PMLN का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो PTI का है या किसी और जमात का, उसके हाथ में उसका हक दिया गया जो उसका था स्टेट के ऊपर। वो जो कहा जाता था नारों में रियासत होगी माँ की जैसी, वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इम्प्लीमेंट करके दिया।
बड़ी डिठाई से पीपल्स पार्टी कहती है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है। तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये कैसा लीडर आ गया पाकिस्तान में, जिसने आपके जो बहुत सारे लोग उस डाटा में थे उनको भी उसी तरीके से पैसे दिए जैसे नून के लोग हों, पीटीआई के लोग हों, सारे लोगों। क्या आपको ये तौफीक होनी थी? आपको तो एक ही तौफीक है कि आप अभी भी वहाँ बैनर लगा रहे हैं कि ये पैसे पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, और जब आपको कराची में पैसे लगाने पड़े तो जो आपने 18वीं तरमीम के तहत लगाने हैं तो कहते हैं कि ये वफाक ने लगाने हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिवाइवल हुआ पाकिस्तान की इज़्ज़त का, अभी सफ़र बहुत लंबा है जो कुछ ये हमारे साथ कर गए हैं, लेकिन जो सफ़र शुरू हुआ वो आप देखिए। हमने जिस तरीके से अफ़गान पीस प्रोसेस पे दोबारा मेरे अल्लाह मेरे मौला ने हमें इज़्ज़त दी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में उनकी जो पहली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपीयरेंस थी, याद है उन्होंने कहा कि मुझे एड नहीं चाहिए, मुझे बराबरी की इज़्ज़त चाहिए आपसे, मैं इज़्ज़त के रिलेशनशिप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब आप किसी पाकिस्तानी को देखें तो शक की निगाह से ना देखें, इज़्ज़त की निगाह से देखें। वो जो प्राइम मिनिस्टर की खुद एतमादी और ख़ुद मुख्तारी की सियासत थी और सोच थी, उसने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। आज पाकिस्तान अफ़गान पीस प्रोसेस में जिस इज़्ज़त के साथ बैठा है और इंडिया को जिस किस्म की हज़ीमत हुई है, इंडिया को पूरे खित्ते में जिस किस्म की रुसवाई हुई है, वो आपके सामने। और इसमें मैं अपनी पाक फ़ौज, अपने सिपा सलार को भी सलाम पेश करता हूँ। उसके साथ साथ जिस तरह से हमने सीपैक को रिवाइव किया, और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट नहीं जिसमें से ये अपना माल मुकदमा बनाना चाहते थे, बल्कि एग्रीकल्चर को भी इन्वॉल्व किया ताकि आम किसान की यील्ड बढ़े, आम किसान को चीज़ें। और प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में इस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने एग्रीकल्चर को चाइना की मदद से आगे लेके चलना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आई, और प्राइम मिनिस्टर ने नेल्सन मंडेला ने जैसे कहा था कि एक सियासतदान अगले इलेक्शन तक देखता है, लेकिन एक स्टेट्समैन जो होता है, एक कौमी लीडर जो होता है, वो अगली नस्ल का ख्वाब देखता, अगली नस्ल के लिए ख्वाब की ताबीर देखता, अगली नस्ल के लिए मुस्तकबिल देखता है। प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह के मंसूबे लाए हैं। रिवर रावी प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट में नहीं हो सकेगा, टाइम लगेगा, हम इसका मेजर पार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अचीव करेंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। हमने ये नहीं सोचा कि फ़ीता काट दें, भले आसारे कदीमा की जो बिल्डिंग्स हैं वो ख़तरे में जाएं, हमने तो ट्रेन बनानी, हमने तो चीज़ बनानी, क्योंकि इसी साल के अंदर हमने उसका फ़ीता काट के वोट लेने हैं। ML1 का मंसूबा अगर आप देखें तो वो भी बहुत लंबे अरसे का मंसूबा, लेकिन हमने शुरू किया। डैम्स देख लें, वो बादशाह हो, वो कोई और डैम हो, जो 3-4 डैम शुरू किए गए हैं, जामिर बादशाह डैम है, दूसरे डैम्स पे काम हो रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म है, अगली नस्लों के लिए है। रिवर रावी प्रोजेक्ट है, बंडल आइलैंड है जो कराची में प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर अभी शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको। 10 बिलियन सुनामी, जो दरख्त हैं आज लगाएंगे फल कोई और लेगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अल्लाह पे तवक्कल किया है और सीधी राह पे अपनी आवाम के लॉन्ग टर्म सोचने के मंसूबे लगाए हैं, और ये नहीं सोचा कि अगले इलेक्शन में हम, आज भी हमारे पास 3 साल पड़े हैं, हम भी कंक्रीट सीमेंट सब कुछ बेच के ऐसे मंसूबे ला सकते हैं जिनसे आवाम को नज़र आए बड़ा काम हुआ है, लेकिन मुल्क को पीछे ले जाएं कर्जे लेके। वो नहीं किया गया। उसके बाद सेहत कार्ड आप देखिए, केपी के वाहिद सूबा है, स्कैंडिनेवियन मुल्क और चंद G8 के जो मुल्क हैं उनके बाद केपी के वाहिद हिस्सा है दुनिया में जहाँ पे तमाम पॉपुलेशन अन करीब जो है उसके पास सेहत इंसाफ कार्ड है। फैटफ में ये हमें ग्रे लिस्ट में लेके गए, ब्लैक लिस्ट होने वाले थे, हम उसमें से आपके सामने कितनी मुश्किल से हम उसमें से बचा के लाए, और ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की अमेंडमेंट्स चाहते थे उसमें। ये सिर्फ 2 साल के मैं आपको काम बता रहा हूँ कि एक सिलेबस लाए ताकि जो मदरसे का बच्चा, एक टॉट स्कूल का बच्चा, एक कम अमीर आदमी, एक कम महंगा स्कूल और एक बहुत अमीर आदमी के बच्चे का स्कूल जो है उनका सिलेबस एक जैसा हो, बुनियादी फ़िक्र एक जैसी हो। माफ़ कीजिएगा। पनाहगाह, लंगर खाने, फिर ये मजाक उड़ाते होंगे अंदर से, लेकिन जिसको खाना नहीं मिलता ये बात उससे पूछिए। जब लोग खाना ना मिलने पे खुदकुशी करते हैं उसको पूछिए लंगर खाना क्या होता है, जहाँ इज़्ज़त से आपको खाना मिल जाए। जिसके सर पे छत नहीं है उसको पनाहगाह पूछिए। अगर ये इतने फजूल प्रोजेक्ट हों तो पूरे वेस्ट में ये प्रोजेक्ट जो हैं
वो जो बेहतरीन मुल्क हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट ना कर रहे हों। तो इसके साथ साथ जो मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि आपने ये तो देख लिया कि ये दो ख़ानदान जो एक दूसरे को अक्यूज़ करते रहे, एक दूसरे को सारी उम्र चोर कहा, करप्ट कहा, एक दूसरे के ऊपर ये तमाम केसेस 95% केसेस इन्होंने खुद बनाए, नैब इन्होंने खुद बनाई, उसके ऑर्डिनेंस इन्होंने खुद बनाए, इनकी हुकूमतों में रहे। लेकिन इन्होंने जब इनके ऊपर जब भी कभी अकाउंटेबिलिटी हुई तो ये डील करके भाग गए। इस दफ़ा इमरान खान साहब ने इन्हें एनआरओ ना देने का फ़ैसला किया, तो अब ये दो साल के अंदर 5-5 एपीसीज करते हैं। लेकिन इन्हें पैगाम ये है कि जितनी एपीसीज मर्जी हैं कर लें, जिसका दिल है वो खिताब कर ले, जितनी बार दिल है मुझे क्यों निकाला कर ले। आपको एनआरओ नहीं मिलना, आपको एनआरओ नहीं मिलना और नहीं मिलना। अकाउंटेबिलिटी होगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। दो हमारे एजेंडे हैं माफ़ कीजिएगा, दो हमारे एजेंडे हैं। एक एजेंडा है डेवलपमेंट का और ह्यूमन डेवलपमेंट का, गरीब परवर एजेंडा जो मैंने आपके सामने रखा, और दूसरा एजेंडा हमारा एहतसाब का है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इनका एहतसाब होगा, जो इनका दिल करता है वो कर लें। माजी इनका जो है उसने अवाम के सामने रख दिया कि चोर, डाकू, लुटेरे जो एक दूसरे को पहले अंदर से एक दूसरे के साथ थे, आज ऊपर और अंदर दोनों से एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर चोरी बचाने की जंग कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि दो एजेंडे हैं, एक डेवलपमेंट का एजेंडा है, दूसरा एहतिसाब का एजेंडा है। डॉक्टर साहब डेवलपमेंट का एजेंडा तो आप मैं लेता बताइएगा कि आप हुकूमत से पहले जब इंतजार में नहीं थे तब भी जरदारी और शरीफ फैमिली के करप्शन के किस्से सुनाते थे, अब भी वही सुना रहे हैं। आवाम ये चाहती है कि आपने कितनी रिकवरी की वो बताएं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे, मियां नवाज शरीफ जो है वो आपकी हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती, आपके डॉक्टरों की ज़ेर सरपरस्ती जो है वो लंदन गए। जब वहाँ पे पहुँच गए तो आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, आपने एनआरओ नहीं दिया, तो कितनी कार्रवाई, किस डॉक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, किस वज़ीर सेहत के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? तो क्या आप कहना चाहते हैं? दो बातें ज़हन में रखिए। पाकिस्तान जो है वो एक आइन और कानून के तहत चलता है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी ओहदेदार हैं, वो कानून और आइन के अंदर काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनका जो कौम से वादा था कि उनकी कैबिनेट में से आपको जिस तरह ये लूट मार करते थे, आपको ऊपर की करप्शन 90 दिन में ख़त्म करके दिखाएंगे। आपको चैलेंज है कि इन 2 सालों में हमारी कैबिनेट का जिस तरीके से आप लहराते थे पर्चे, और सही लहराते थे आप, कोई एक करप्शन का केस बताइए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा काम है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। अगला काम अदालतों का है। हमसे ये पूछा गया कि 24 घंटे नवाज शरीफ की सेहत की, आप उनकी ज़िंदगी की आप ज़मानत देते हैं? आप ही दोस्तों ने शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक ये बताया टीवी पे कि वो सुबह मर जाएंगे, अल्लाह ना करे।